हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में आज मेरे मेहमान बने हैं ब्रजेश सिंह जी। L1 कोचिंग है, काफ़ी प्रतिष्ठित कोचिंग है, बड़े लंबे समय से कंपटीशन के क्षेत्र में जो IITs होते हैं या नीट की भी तैयारी होती है अपने दोनों। इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से L1 का नाम आपने भी सुना होगा। तो आज हम सर के पास पहुँचे हैं। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि नाम तो आपका मुझे पता है, लेकिन L1 के बारे में आपका एसोसिएशन और L1 की शुरुआत कैसे हुई, इसके ऊपर थोड़ा सर। हाँ जी, देखिए, जैसा कि आप बता रहे थे कि नाम पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरा नाम ब्रजेश है, ब्रजेश सिंह, और मैं L1 कोचिंग का फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ। L1 कोचिंग की शुरुआत 2006 से हुई है, जब मैं IIT BHU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया था, बीटेक किया था। उसके बाद से शुरू किया, और L1 रैंडमली सेलेक्टेड नाम है, एक लेटर एक डिजिट। तो शुरुआत में तो सबके लिए नया था, तो सभी लोग पूछ रहे थे कि व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर, मतलब क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है। तो मैं बड़ा परेशान रहा, सबको बताता रहा कि रैंडमली सेलेक्टेड नाम है, लेकिन थोड़ा वियर्ड लगता था। तो मैं बहुत सोचने के बाद इसका मीनिंग बनाया कि क्या बढ़िया एक मीनिंग हो सकता है। रैंडमली सिलेक्टेड, ऐसे तो A1 हो सकता है, *1 हो सकता था, है ना। तो Z1 ऐसे A to Z हो सकता था। बहुत सारे लोग ऐसे ही नाम रखते हैं, लेकिन मैं भी नहीं जानता था कि कहाँ से नाम आया, होता ना, कहीं से स्पेस से आया। और तो फिर मीनिंग बनाया मैंने इसको कि लॉन्च योर सेल्फ टू द टॉप, लॉन्च योर सेल्फ टू द टॉप, मतलब everyone deserves for टॉप रैंक पोटेंशियली। ये अलग बात है कि न उसे मिले फर्स्ट रैंक, क्योंकि फर्स्ट रैंक तो एक ही होता है। तो मेरा मानना है कि सभी पोटेंशियली फर्स्ट रैंक के बराबर होते हैं। उनकी जर्नी, उनके सराउंडिंग, उनके फ्रेंड्स, उनके मेंटर्स, उनके माँ बाप, उनके रिसोर्सेज, मतलब सब मिलके डिसाइड करते हैं कि उसका क्या रैंक होगा, सफल होगा नहीं होगा। तो ये मीनिंग बड़ा खूबसूरत बनाया मैं इसका। वैसे जैसे आपने बहुत सारे नाम का जिक्र किया, लेकिन L1 प्रोनाउंस करने में बड़ा इजी लग रहा है। राइट। तो मैं भी कि यूनिवर्स ने आपको वो नाम सेंड किया, हाँ। बाद में आपने उसका मीनिंग निकाला। कंपटीशन को लेके जो मार्केट है, काफ़ी टफ कंपटीशन होता जा रहा है। मतलब ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में भी अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं तो कई सारी कोचिंग एक साथ वहाँ पर एकत्रित रहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए पहला तो कोचिंग सेलेक्ट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, और उसके बाद अगर एडमिशन ले लेते हैं तो उसको क्लियर करना बहुत चैलेंजिंग होता है। चैलेंजिंग कई तरह से हो जाता है, लेकिन जो चूँकि आपने खुद बीटेक किया हुआ है, आपका एक दौर रहा होगा और अभी जो एक दौर चल रहा है, क्या पर्सपेक्टिव में अंतर आया है स्टूडेंट्स की तैयारी में? आप पेरेंट्स का जो स्टूडेंट के प्रति, बच्चों के प्रति जो एक अप्रोच रहता है, उसमें क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं IIT BHU से पढ़ा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे जाता हूँ वहाँ पर। वो अभी ग्रेजुएशन और कॉलेज लाइफ वाला मैं अभी भी वो जिंदा रखा हूँ मैं अपने अंदर में, जेहन में। तो अब जो प्रोफेसर्स थे उसमें से बहुत सारे रिटायर हो गए, जो नई ज्वाइनिंग थी उस समय वो अब पुराने हो रहे हैं। तो वो भी हमको पढ़ाए थे, तो अब मेरे वो दोस्त हो गए हैं ज़्यादातर। तो उनसे बातचीत के दौरान मैं उनसे पूछा था एक बार कि सर, हमारे टाइम में, जो मैं 20-25 साल पहले किया था, 20 साल, उस टाइम में और अब टाइम में क्या अंतर है? तो सारे प्रोफेसर्स का यही मानना है कि ब्रजेश, देखो, जो तुम्हारा समय था ना, जो इंटेलिजेंस दिखता था, जो क्रिएटिविटी दिखती थी, जो पैशन दिखता था कुछ बनने का, स्टार्टअप का, चाहे कुछ भी, अब्रॉड में जाने का, GRE करने का, MIT में जाने का, वो अब ख़त्म हो गया है। अब केवल मनी माइंडेड बच्चे आ रहे हैं, उनके दिमाग में है किसी तरह जॉब मिल जाए, और जो क्रिएटिविटी है, जो स्टार्टअप है, इस तरह की सोच बहुत कम हुई है। यही रीज़न है कि जो वैल्यू हमारे टाइम में IT की थी ना, अभी भी है तो, लेकिन जो क्वालिटी स्टूडेंट्स जो जाते थे ना, वो अब नहीं है। और इसका रीज़न ये है, जो शिफ्ट जो पूछ रहे थे आप, शिफ्ट में, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे टाइम के जो एवरेज बच्चे थे ना,
उन्हें वो इस समय के टॉपर हैं। जो हमारे टाइम के गधे, सो कॉल्ड गधे, हालांकि मैं बच्चों को गधा नहीं मानता, मेरा मानना है कि गधे बनाए जाते हैं। गधा इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, हाई एफर्ट एंड अब डेडिकेशन, डिवोशन, एम्बिशन, ऐसा सब मिलाकर बता रहा हूँ। तो जो बच्चे हमारे टाइम में गधे माने जाते थे, इस समय के एवरेज हैं। हाँ, जो हमारे टाइम के एवरेज थे, इस समय के टॉपर हैं। जो हमारे टाइम के टॉपर थे वो तो है ही नहीं अब। तो वही यही रीज़न है क्वालिटी स्टूडेंट्स के न पहुंचने का। तो आप समझिए आईटी वालों को 14,000 लेना ही है, तो गधे रहेंगे तो भी 14,000 लेना है, हमारे टाइम वाले टॉपर रहेंगे तो भी 14,000 लेना है। तो ये रेशियो है। आप देखेंगे 14 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, 14,000 लिए जाते हैं। रेशियो है 1:100, मतलब 100 में एक बच्चा सफल होता है। सेम नीट में भी है, उसमें भी 25 लाख बच्चे देते हैं, 25-30 हज़ार के करीब में सीट्स हैं। रैंक आने पे आपको अच्छा MBBS मिलेगा, तो उसमें भी 1:1 है, उसमें भी 100 में एक बच्चा सेलेक्ट होता है। तो IIT और नीट का लगभग सेम रेशियो है। हाँ जी। जो मैंने अब एक शिफ्ट की बात की और आपने बताया कि जो पहले के एवरेज भी हुआ करते थे वो अब के टॉपर हैं, और आपने एक बहुत सुंदर रीज़न दिया कि वो ज़्यादा अलाइव थे। हाँ, वो लाइफ को लेकर ज़्यादा अलाइव थे। क्या आपको लगता है कि आज कंपटीशन के चलते जो बच्चे ज़्यादा रोबोटिक या मैकेनिकल तरीके से बिहेव करते हैं, वो जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है या जो अलाइव होना होता है, वो धीरे धीरे गिर रहा है? हाँ, उसका रीज़न जानते हैं आप, सही बोल रहे हैं, गिर रहा है। लेकिन बात केवल गिरना कह देने से, इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा। रीज़न जो रूट कॉज है ना, वो जानना ज़रूरी है। जानते हैं हर एक के पीछे जो भी डिक्लाइन है, कोई भी मैटर, मतलब कोई भी इशू ले लीजिए, एक मात्र रीज़न है मोबाइल। मतलब मैं ये कहूँगा कि उसका सेंस मेरा ये है कि मोबाइल ने आपको वो सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम, सारे तरीके इन्फॉर्मेशन बम्बार्ड कर दिया जो आपको ज़रूरत भी नहीं है। अरुंधति रॉय ने अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि आज का यूथ डिस्ट्रैक्टेड और कम क्रिएटिव इसलिए हो गया और डिस्ट्रैक्टेड हो गया क्योंकि ओवर इन्फॉर्मेशन से बम्बार्ड है वो। जैसे एक 9-10 के बच्चे को क्यों जानना ज़रूरत है कि इजराइल और US के बीच में क्या हो रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में क्या हो रहा है, ईरान और इजराइल और गाज़ा, ये सब पैलेस्टीन, इन सब क्यों ज़रूरत है, यूक्रेन के साथ में रसिया का क्या हो रहा है, क्यों ज़रूरत है? अभी UPSC की तैयारी तो कर नहीं रहा हो, इस समय करंट अफेयर्स की इतनी ज़रूरत क्यों है? आप ये जानिए, पेपर में आप एक बार देख लिए, लेकिन आप इतनी सारी चीज़ें नहीं जान सकते। उसे IPL भी जानना है, उसे क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानना है, उसे शॉर्ट वीडियोस, रील्स भी देखना है। तो डोपामाइन ऐसा एक हार्मोन है जो इतना ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है कि एडिक्ट बना देता है वो। तो ये मेन रीज़न है जो आप बोल रहे थे ना कि जो ह्यूमैनिटी जो अंदर थी लोगों के अंदर, वो गायब होती चली गई। पहले के जो बच्चे मिलते हैं ना, जिनको मैंने शुरू में पढ़ाया 2006 ऑनवर्ड, 2006 to 10 मान सकते हैं, वो बच्चे बताते हैं कि सर आप लोगों से इतना डिस्कशन करने में मज़ा आता था कि ये कैसे हो गया, वहाँ पे तो ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो ऐसे हो गया, तो आप तो ऐसे बताए थे, तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, यहाँ पे एनर्जी वाला क्यों लगा रहे हैं। वो बच्चा हमसे भी पहले पूछने से पहले जब साइकिल से घर जाता था ना, तो उसके दिमाग में बताते हैं कई बच्चे कि सोचते रहते थे, सर ऐसे बताते कि सर हम लोग सोचते रहते थे कि वो समीर ऐसा बोल रहा था और यश ऐसा बोल रहा था, हम ऐसे बोल रहे थे, सर तो ऐसा बताए थे। तो घर जाते हुए सोच रहा है वो। अब बताइए कौन बच्चा ऐसा सोच रहा है? बच्चे हम लोग के पास नहीं आ रहा इस समय। लेकिन एक चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक रेशियो बता दूंगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग के टाइम में जो हम लोग थे, अब दुनिया में केवल हम ही लोग, वही जनरेशन ख़त्म हो गई। आज भी बच्चे हम लोगों की तरह हैं जो उस तरह से पैशनेट थे, बस अंतर इतना हुआ है कि उस समय 80% बच्चे कुछ न कुछ बनने का ख्वाब देखते थे और मेहनत करते थे। सब IT तो नहीं निकालते थे, लेकिन कुछ न कुछ बनते थे और क्रिएटिव रहते थे और हार्ड वर्किंग रहते थे। और 20% तो आवारे तब भी थे। अभी रेशियो बदल लीजिए आप, अब 80% आवारे हैं सब, वो पढ़ना नहीं है। और अभी भी 20% हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। तो 20% अभी भी हैं। मतलब मोबाइल के चलते पहला ओवर एक्सपोज्ड है
मतलब दुनिया भर की जानकारी उनको आ रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो एडिक्टेड हो जा रहे हैं, मतलब जो चीज़ उनके लिए नहीं है उसको भी वो देखना चाहते हैं, उसको भी इंजॉय करना चाहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक होता है ना कि सॉलिट्यूड में कुछ टाइम देना। पहले के टाइम में जब मोबाइल नहीं था ना, तो अपने लाइफ को समझने की कोशिश करते थे कि 2 साल आफ्टर 3 years 4 years एंड 10 years व्हाट आई वुड बी, मतलब था ना कि मैं क्या हो जाऊंगा या क्या होऊंगा, विच पोस्ट आई विल बी होल्डिंग। सो अब वो गायब हो गया। अगर किसी से पूछ दे तो कोई बच्चा नहीं बता पाएगा। हाँ, कुछ नहीं। उसको अगर खाली समय मिलता है आधे घंटे का, तो सबसे पहला काम करता है कि मोबाइल खोलता है। तो उसको क्या पता कि 5 साल बाद क्या होना है। हाँ, तो वो चीज़ पहले एम्बिशियस थे बच्चे और उस पर काम करते थे। अभी एक तरह से रोबोट टाइप का है, उनसे पूछो क्या बनना है तो वो बोल देगा इंजीनियर, डॉक्टर, काम नहीं करेगा। इसीलिए अक्सर मैं देखिए पिछले 6-7 महीनों में मैं 3 लाख से ज़्यादा बच्चों को एड्रेस किया हूँ। पता है उसमें क्या एड्रेस करता रहा बच्चों को? उनको यही बोला कि आजकल के जो जनरेशन है ना, जो बच्चों की, वो ख्वाब इस तरह का देख तो ले रहे हैं कि हमें ये बनना है। किसको नहीं डीएम बनना अच्छा लगता है, कलेक्टर बनना अच्छा लगता है, किसको नेतागिरी में है तो किसको कौन पीएम नहीं बनना चाहता, कौन एमपी एमएलए नहीं बनना चाहता। तो बनना तो चाहते हैं सभी, बड़ों की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रास्ता है ना उस पर चलना नहीं चाहते। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आईटीएन सबको बनना है, हम लोग को भी बनना था, हम बने, लेकिन हम लोग उस पर चले तो बने। बच्चे अभी कह रहे हैं कि हमको चलाइए मत, हमको कुछ बनवाइए मत, हमको हेलीकॉप्टर से पहुँचा दीजिए। वो तो होने से रहा। ये बड़े बड़े लोगों की भी है, मतलब जो बड़े हैं, मतलब ज़्यादा 40-50 एज के भी हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं। तो कुछ करना तो चाह रहे हैं, वो अच्छा बोलना चाह रहा है, अच्छा स्पीकर होना चाह रहा है, लेकिन जो जैसे स्पीकर के तौर पे इवॉल्व होना है वो नहीं करना चाहता। वो पेंटिंग करना चाहता है। जैसे होता है ना, एक स्टोरी नहीं है कि एक रिक्वेस्ट की पाब्लो पिकासो से एक औरत कि आप एक पेंटिंग बना दीजिए मेरे लिए, आपका बड़ा नाम सुने हैं। तो वो पेंटिंग बनाए, तो वो बोले कि ये क्या 2 मिनट में बना दिए, इसका क्या मतलब है, ये तो हमको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बढ़िया बनाइए। तो कहा कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, एक बार जाके इसकी नीलामी करो, पता चलेगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे। तो सही में गई, हालांकि बेमन से गई वो, तो सही में साइन भी किया था पाब्लो पिकासो, वो सही में करोड़ों लोग ऑक्शन पे लग गया वो। तो फिर वो लौट के आई, वो कहे कि आप इतना 2 मिनट में आप करोड़ों रुपए की ये सब चीज़ें हो गई, आप बताइए कि हमको सिखा दीजिए आप कैसे किए ये। तो कहा कि जो किया हो ना मैं 40-50 साल लगा है, तुम लगाओ तो होगा, वो अचीव करोगे। वही वाली बात है, लोग कुछ करना नहीं चाहते पर वो बनना चाहते हैं। वो जो दिमाग में है कि शॉर्ट वीडियोस रील्स में देख ही ले रहे हैं, कलेक्टर क्या कर रहा है, नेता क्या कर रहे हैं, तो वो वही उनका आईटीएन क्या होता है, करोड़ों की जॉब लग रही है। तो बच्चा आईटीएन होना चाहता है लेकिन हार्ड वर्क नहीं करना उसको। हाँ, इसके पीछे भी मोबाइल ही एक वजह है। कारण मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो एक बच्चा होता है वो 2 दुनिया में एक साथ जीता है, वर्चुअल दुनिया में और रियल दुनिया में। यानी क्लास में टीचर है इसलिए वो सतर्क हो जाता है, लेकिन क्लास में उसका जो फोकस है वो उसके वर्चुअल दुनिया से गाइड होता है। राइट। अब जब वर्चुअल दुनिया है उसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और मोबाइल से हमको क्या है कि वो जो फील गुड वाला फैक्टर है कि हम वहीं पे अपना ध्यान लगाना चाहते हैं जो हमको अच्छा फील कराता है। तो बच्चा डीएम बनना है तो हाँ चलो डीएम को भी उसमें डाल दिया, हेलीकॉप्टर से चलना है, हाँ हेलीकॉप्टर भी उसमें डाल दिया। यानी जितने भी फील गुड वाले फैक्टर्स हैं उसने अपने वर्चुअल दुनिया में डाल दिया। लेकिन अब चूंकि वो रियल वर्ल्ड में आ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जब भी उसको समय मिलता है वो प्रैक्टिकलिटी को फील न करके वो तुरंत फिर से मोबाइल में घुसता है। राइट। और यही कारण है कि जब तक वो रियलिटी को फेस करता है तब तक चीजें उसके हाथ से निकल चुकी होती हैं। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, वर्चुअल वर्ल्ड, हाँ, रियली में ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में अक्रॉस ग्लोब है, ये पैन ग्लोब है ये, और ये सभी सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ना कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हो पाया है, बहुत दिनों तक ये और ख़राब ही डाउन जा रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। उसका रीज़न मोबाइल और ऑनलाइन क्लासेस है ही, उस पर तो बात करेंगे ही। जितने भी अवेयर कंट्री है इस चीज़ को लेकर कि आज की जो जनरेशन है कल का भविष्य है हमारे देश का, वो सब बैन लगाते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली, यूके, फ्रांस, यूएसए,
सब लगा रहे धीरे धीरे। और यदि चाइना बैन लगा दिया। चाइना का तो नाम ही नहीं ले सकते आप, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ कंट्रोल है। बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। मैं तो चाइना का फैन हूँ मैं। अब हो सकता है सुनने वाले कहें कि ये तो हमारे पड़ोसी और हमारा विरोधी का फैन है, लेकिन ओलंपिक में मेडल्स वही ला रहा है। इंटरनेशनल जर्नल्स में जो यूएसए में फ्लो था, यूएसए की तरफ था, वो चाइना की तरफ हो चुका है। अभी एक मेरे परिचित हैं, वो चाइना में गए थे। स्टाइपेंड उनका सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे। 60 लाख था उनका, 60 लाख स्टाइपेंड था। सोच सकते हैं आप इंडिया में या कहीं पे यूएसए में? नहीं। तो चाइना बहुत तेज़ी से ग्रो किया है, हर मामले में आगे है और सबसे आगे, यूएसए से आगे हो चुका है। लोग ना माने और बात है। लोग होता है ना कि शुतुरमुर्ग की तरह अपना कोई दौड़ाता है तो शुतुरमुर्ग अपना मुंडी बालू में घुसा के कहता है हम छुप गए हैं। तो मुंडी घुसा लेने से छुप थोड़ी गए आप। तो लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं बस। अब एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एडमिशन्स का टाइम है, एग्ज़ाम हो गया, तो बच्चों के मन में बहुत सारे ख्वाब आते हैं कि यार हमको ये करना है। हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है, लेकिन क्या चैलेंजेस होती है जिसके चलते वो कोलैप्स कर जाते हैं? सब बनना चाहते हैं, कोचिंग में भी एडमिशन सबका होता है, लेकिन कुछ बच्चे बीच रास्ते में ही गुम हो जाते हैं। आपके हिसाब से क्या चुनौतियाँ होती हैं जो उनको गुम होने पर मजबूर करती हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, अभी डेटा 2023 का बताऊँ तो 13,000 से ज़्यादा बच्चे सुसाइड किए हैं एक साल में मात्र। मतलब किस तरह का भयावह डेटा है, इमेजिन कर सकते हैं। मतलब वो जो हमारे देश का भविष्य हो सकते थे, कोई बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर या किसी भी तरीके से सोसाइटी को, नेशन को सर्व कर सकता था, वो कोलैप्स कर गया। और सुसाइड मतलब होता ना एक्सीडेंटल डेथ या कोई डिजीज़ या कोई कुछ हो गया, क्रॉनिकल डिजीज़, तो वो उसे सुसाइड किया है, मतलब क्राइम किया और किसी ने फोर्स किया ना वो। तो ये जो पीयर प्रेशर और पेरेंटल प्रेशर है ना, ये मेन रीज़न है उसका। हमको लगता है ना कि बच्चा जब उसके लाइफ में मल्टीपल चीज़ें आने लगती हैं और वो देख रहा होता है कि उसके माँ बाप कितना सेक्रीफाइस करके पढ़ा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ, सुसाइड आवारे नहीं करते, सेंसिटिव बच्चे करते हैं। आवारे कहाँ करेंगे? वो तो सोचते ही नहीं है माँ बाप के बारे में, चाहे करियर के बारे में, किसी के बारे में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा जो सुन रहे हैं कि यदि आपका बच्चा पैम्पर्ड है, इमोशनल है, आपसे ज़्यादा कनेक्टेड है, तो उसका ज़्यादा ख्याल रखिए। वो सुसाइड कर सकता है बल्कि। तो इसका रीज़न है ना कि वो पेरेंट्स चाह रहे हैं कुछ, वो नहीं पूरा कर पाए तो उसे पूरा करवाना चाह रहे हैं, उसका कोई और ख्वाब है। जैसे अभी हाल ही का डेटा है, परसों एक बच्चा सुसाइड किया है। आईआईटी बॉम्बे, लोगों का ख्वाब होता है, आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, नाम उसका अभिनव वर्मा था, और वो यूपीएससी की तैयारी इस लेवल पे कर रहा था कि उसे लगा इस बार नहीं हुआ तो एग्जाम नहीं दे रहा है। वो अगली साल की तैयारी कर रहा था, ऑनलाइन कर रहा था, बरेली का, लेकिन वो सुसाइड कर लिया नोट लिखकर। उसका छोटा भाई कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है। 10 मिनट पहले फ़ोन किया था वो अपने भाई को कि देखो तुम तैयारी करो और बिल्कुल फ्री होकर तैयारी करो, किसी के प्रेशर में मत आना, कोई टैग मत सोच के लेना कि टैबू की तरह कि ये बनोगे तो होगा, नहीं बनोगे तो इस तरह का नहीं हो पाएगा। और वो बच्चा अभिनव वर्मा सुसाइड कर लिया। 10 मिनट पहले अपने छोटे भाई से बात किया, एक लेटर लिख के गया है कि तुम किसान हो जाना, तुम गार्डनर हो जाना, तुम एक माली हो जाना, लेकिन समाज का प्रेशर, माँ बाप का इस तरह का प्रेशर मत लेके जीना। तो अच्छा मैसेज दे के गया, लेकिन दुख इस बात का है कि वो चला गया। मतलब उसकी सोच देखिए कितनी। सो जो खूबसूरत लोग हैं ना, जो सेंसिटिव लोग हैं ना, वही सुसाइड कर रहे हैं। हालांकि करना नहीं चाहिए। मैं लोगों को बोलूँगा कि ये बस 5 मिनट का अटैक होता है, लेकिन अब मेरे से पूछेंगे कि वो क्या रीज़न है जो इस तरह की हैपनिंग हो रही है, इंसिडेंट हो रहे हैं। वो रीज़न है बैलेंस लाइफ नहीं जीना और अपने लाइफ को नहीं समझ पाना। हम करें जब तुम दूसरों को बता रहे हो क्या करना चाहिए, तो तुम्हें कैसे ये लगा कि तुम्हें सुसाइड करना चाहिए? पॉइंट वाली बात है ये कि तुम अपने छोटे भाई को बता रहे हो और तुम समझ भी रहे हो कि कैसे जीना है, लेकिन तुम क्यों जीना छोड़ दिए? जबकि माँ बाप उनके अच्छे थे। हाँ, उनकी मम्मी डॉक्टर, शिक्षिका है स्कूल में। सो कुल मिलाकर जो आप बता रहे थे ना कि
आखिर इस समय वो जो Challenge क्या है उनके लिए? चुनौतियाँ जो हैं वो यही है कि मैं एक लाइन में एक वर्ड में कहूँ तो कहूँगा बैलेंस लाइफ बच्चे नहीं जी पा रहे हैं। हालांकि ये बड़ों के लिए भी एडवाइस है। बैलेंस लाइफ का मतलब है कि क्या आप डिजिटली डिटॉक्स कर पा रहे हैं कि मोबाइल के एडिक्ट हैं। आप 1 घंटा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि 12th तक के बच्चों के लिए मोबाइल यूज़ करने लायक है ही नहीं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अगला प्रश्न हमारा पेरेंटिंग को लेकर है। अभी इंडिया में जो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा थोड़ा आगे बढ़े, बेहतर करे, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और नंबर को लेके वो खुद भी स्ट्रेस लेते हैं और बच्चे को भी एक एक नंबर के ऊपर लगातार वो बात करते थे कि एक नंबर कैसे घट गया, 1 नंबर कैसे बढ़ेगा। क्या लग रहा है सही पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए, और आपको लगता है कि इस तरह का जो माइंडसेट होता है कहीं ना कहीं बच्चों पे एक प्रेशर क्रिएट करता है? देखिए, एक पेरेंटिंग जो जिसे परवरिश बोलते हैं, पेरेंटिंग इतना बड़ा वर्ड है ना इवोल्यूशन में, विकासवाद में, कि मैं कई बार बोलता हूँ तो लोग मतलब ऑफेंसिव हो जाते हैं, ऑफेंडेड फील करते हैं। सच ये है कि इंडिया के लोग पेरेंटिंग जानते ही नहीं है। जिसको गरियाते हैं ये लोग यूरोपियन कल्चर को, सच में जो पेरेंटिंग का लेवल है ना उनका 100वां हिस्सा भी यहाँ पे नहीं है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब बच्चा जिस फेज से होके दौर से गुजरता है ना, उस समय उस लेवल पे जाके बात करनी होती है। हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, उसमें नए नए बदलाव आ रहे हैं, उसके बॉडी में, लड़की के बॉडी में बदलाव आ रहा है, लड़के के बॉडी में बदलाव आ रहा है, उसके अपने कुछ पूर्वाग्रह है उसके। आप जब तक दूर नहीं करेंगे ना, उसको एड्रेस नहीं करेंगे ना उसके प्रॉब्लम्स को, तो आप इसका मतलब है आपने पेरेंटिंग अच्छा नहीं की। वहाँ पे है ऐसा, यहाँ पे पूछते हैं कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसे मिलवाओ, अभी तक क्यों नहीं बना। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। यूरोपियन कल्चर में जो सबसे आगे हैं, नोबल लॉरिएट्स पैदा कर रहे हैं, नोबल प्राइज़, और यहाँ पे हम लोग अपना लेके ढो रहे हैं। वहाँ पे यदि एक लड़का लड़की से बात नहीं कर रहा है अपनी स्कूल एज में, कॉलेज लाइफ में, तो वहाँ पे इलाज चलता है। लड़का लड़की से बात नहीं कर रहा है, लड़की लड़के से दोनों का इलाज चलता है। भाई कुछ दिक्कत है, इसका इलाज होना चाहिए। यहाँ पे तो लोग बच्चे मेंटली सिक हो रहे हैं ना। किसी को, पेरेंट्स को बोल दीजिए कि आपका बच्चा थोड़ा मेंटली सिक हो रहा है थोड़ा, तो भाई जैसे हमको चोट लगती है इलाज होता है, सही होता है। तो भाई हमारा मानसिक रोग है तो वैसे ही एक रोग है ना, तो इलाज होगा तो सही हो जाएगा। तो माँ बाप कह रहा है कि आप कैसे मेरे बच्चे को ऐसे बोल रहे हैं, इलाज नहीं करवा रहे हो, मतलब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब ये बताइए, ये सब पेरेंटिंग में आता है। अब ये बच्चा ब्लैंक होता है ना। बच्चा जब पैदा होता है ना, वो इंडिया का नहीं होता, वो किसी कंट्री का नहीं होता, वो किसी रिलीजन का नहीं होता, किसी कास्ट का नहीं होता, किसी क्रीड का नहीं होता, किसी लैंग्वेज का नहीं होता, वो गरीब अमीर का नहीं होता, उसे कलर तक ज्ञान नहीं होता, उसे ये भी नहीं पता होगा किस लिंग का है, वो ब्लैंक होता है। जब वो बड़ा होने लगता है तो हम उसकी परवरिश करते हैं, उसे सेंस देते हैं। वो कहाँ से लेता है? अपने माँ बाप से लेता है, पहले भाई बहन से लेता है, परिवार से लेता है, फिर दोस्त से लेता है, अपना दायरा बढ़ाता रहता है। अब इसी से इमेजिन करिए कि वो जो दायरा बढ़ा रहा है, उसको जो इनपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है। तो इंडिया में ख़राब मिलता है तो बच्चे ख़राब हैं, यूरोप में अच्छा मिलता है तो बच्चे अच्छे हैं। सिंपल सी बात है, सो सिंपल। मतलब 2 बेसिक डिफरेंस मेरे समझ में आया। कैसा होता है कि जो यूरोप, जिस वेस्टर्न कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को डिसीजन मेकर बनाते हैं कि आप इतने कैपेबल हो कि आप अपने डिसीजन लो, और यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स खुद डिसीजन ले रहे होते हैं आपका। वही ना, आप वहाँ पे देखिए ना, वहाँ का आप सुनेंगे रेशियो, एज सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 18, 19, 20 साल तक जाते जाते बच्चे कितने भी धनी परिवार के क्यों ना हो, उन्हें वहाँ पे कल्चर डेवलप किया गया है। एक दूसरे का देखा देखी, जैसे होता है ना, सब सराउंडिंग से मिलता है, एक दूसरे के पड़ोसी, रिश्तेदार, घर द्वार, अपने से बड़े भाई बहन से, उसी के पथ पे चलना होता है। तो वहाँ पे ये है कि 18, 19, 20 साल तक जाते जाते आपको इंडिपेंडेंट होना है। यदि कॉलेज लाइफ में भी जा रहे हैं तो आप कोई पार्ट टाइम जॉब करके अपना फीस उस करिए, थोड़ा इंडिपेंडेंसी की तरफ जाइए। यहाँ पे 30 साल तक नहीं हो रहे सब, 25 साल तक नहीं हो रहे सब। पता कर लीजिए, 90% यूथ की यही हालत है, घर के ऊपर बोझ बने हुए हैं। सो वो इंडिपेंडेंसी वाला जो सेंस है ना, वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, तो ये मुश्किल है। और उसको पर्सपेक्टिव में रखा भी नहीं जा रहा है कि ये बच्चे को इंडिपेंडेंट होना है। और इमेजिन करिए, जिस एज में
उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसे एक जो सेंस इल्म होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वो उसी समय मिल जा रहा है जिस समय उसे चाहिए। यूरोप में, यूएसए में, अमेरिका में। यहाँ पे जब तक उसे सेंस इनबिल्ट इनकलकेट करना है उसको कि हाँ भाई ये जिम्मेदारी तुम्हें है, तब तक वो जिम्मेदारी वाला फेस से बाहर निकल जा रहा है। वो मतलब बोझ बनकर अब वो ग्रांटेड ले रहा है कि खाना मिल ही जा रहा है घर में, माँ बाप है ही, पेंशन मिल ही रहा है। तो हमने ओवर द टाइम ये डेवलपमेंट सोसाइटी में नहीं ला पाए। बहुत दुख है इस बात का हमको। अगला प्रश्न हमारा है ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग को लेकर। आज ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं काफ़ी स्कैटर्ड फॉर्म में दूर दराज के एरिया में, गाँव में भी पहुँच चुके हैं और सुलभ है। ऑफलाइन कोचिंग शुरू में तो यही एक विकल्प था, लेकिन आज ऑफलाइन कोचिंग का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। और जैसा कि मोबाइल, आपने बताया कि मोबाइल ही सबसे बड़ा रोग है और ऑफलाइन के माध्यम से बच्चों को मोबाइल ही मिल जाता है। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस पाते हैं आप, और आपका क्या आकलन है कि कैसे ऑफलाइन ऑनलाइन से बेहतर है? हाँ देखिए, एक तो मैं डेटा देता हूँ कि अभी तक जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे 1000 से ज़्यादा बच्चे अब तक इंक्वायरी कर चुके हैं। और वो बच्चे 1000 की बात कर रहा हूँ जो ऑनलाइन 9-10 में किए थे, और उन सबका परसेंटेज इसी तरह का आया है 56%, 60%, 75%, 78%, 80%। कुछ बच्चों का सुनने में आया कि ऑनलाइन किया था 88% आया, 90-94% आया, और कुछ रेयर का आ गया होगा। लेकिन सारे बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं क्योंकि लर्निंग का जो तरीका है ना वो ऑनलाइन है ही नहीं। इससे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे पुख्ता सबूत दे देता हूँ आपको। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑनलाइन में अच्छे टीचर डाले जाते हैं, अच्छे टीचर हैं तभी लोग देखेंगे भी, लेकिन तरीका ऑनलाइन अच्छा नहीं है। क्योंकि एक बड़ा ऑनलाइन से बड़ा पॉपुलर कोचिंग हुई है जिसके सब फ़ैन हैं और सब ज्वाइन करते हैं। हालांकि मैं प्रिडिक्ट किया हूँ कि 1-2 साल बाद वो सब बायजूस वाली हालत होगी उसकी। वो 5-7 लाख बच्चों को पढ़ा रहा था ऑनलाइन, और अच्छे टीचर्स, इंडिया के टॉप टीचर्स, अच्छे बढ़िया टीचर पढ़ा रहे थे। तो जब आप 2-4 हज़ार में पढ़ा ही रहे थे और बच्चे पढ़ ही रहे थे, तो 180 सेंटर से ज़्यादा ऑफलाइन खोलने की क्यों ज़रूरत थी? उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। ऑफलाइन में पता है कितना पैसा लगता है आपको? 10-10 करोड़ लगते हैं एक सेंटर का रन कराने में, 20-20 करोड़ लगते हैं बड़ा सेंटर है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 180 जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं इनके कितना पैसा लग रहा था, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। क्यों खोले पता है? मैं अंदर का डेटा बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे उनके अंदर में हैं, उनके अंदर में सब पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मैनेजमेंट में है, और यहाँ तक कि उनका जो को फाउंडर है वो मेरा जूनियर है यहीं ITBHU का, प्रतीक महेश्वरी। बातचीत के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ, पता चला कि ऑनलाइन में लोग पढ़ा तो रहे थे लेकिन ज़ीरो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। कितना भी टीचर लगा लीजिए, रिजल्ट ज़ीरो का मेरा सेंस है कि 2-4 बच्चे यदि निकल भी गए होंगे, उन्हें ट्रेंड तो नहीं मान सकते। ट्रेंड तो कहा जाएगा कि भाई 5 लाख बच्चों में आपके 2000-3000 निकले। जनरलाइज करने का मतलब है कि वैसा डेटा भी होना चाहिए। डेटा भी होना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो कहने को अब्राहम लिंकन स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़ रहे थे और वो सुपर पावर कंट्री अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए। तो इसका मतलब हम लोग स्ट्रीट लैंप के नीचे पढ़े। अब्दुल कलाम पेपर भी बांटते थे, गरीबी से पले बढ़े। तो इसका मतलब यदि APJ अब्दुल कलाम होना है, मिसाइल मैन होना है, तो हम पेपर बांटे? ये नहीं है। इसका मतलब ऑनलाइन करके कोई बच्चा 2-4 बच्चा सेलेक्ट भी हो गया तो ऑनलाइन तरीका नहीं है। मैं बताता हूँ कि अच्छा आप ये कह सकते हैं कि तो आखिर सेलेक्ट तो हुआ ना, तो मैं ये कहूँगा कि यदि ऑफलाइन होता हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रैंक पाता। ऑनलाइन वाला बच्चा IIT बॉम्बे एक भी नहीं गया होगा, ये गारंटी है मेरी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्केल तो कर लिया, हाँ, ज़्यादा बच्चों को जोड़ लिया, हाँ, लेकिन उस बच्चों के हिसाब से उनका रिजल्ट नहीं आ पाया। उस हिसाब से नहीं, ज़ीरो रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं। 2-4 बच्चों को ज़ीरो ही कहूँगा जी। 5 लाख में 2-4 बच्चे तो क्या बोलूँगा। और ये एक और डेटा को मैं थोड़ा आउट कर दूँ, जो ये लोग 1500 बच्चे IIT में सिलेक्शन, 3000 बच्चे नीट में सिलेक्शन जो दिखा रहे हैं ना ये लोग, ये फ्रॉड है। इस पे जांच होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए पता है? क्योंकि ये लोग पता करेंगे, मैं अंदर का बता रहा हूँ, जो पेरेंट्स से बात करके हमको बताया है, इन लोगों के अंदर वाला मैनेजमेंट वाला, वो ये बताया है कि सारे बच्चे जो सिलेक्ट हैं इनके यहाँ, वो इनका सब्सक्रिप्शन तो लिए थे लेकिन ऑफलाइन कोई कोचिंग किए थे। केवल ऑनलाइन वाला इनके यहाँ बच्चे सेलेक्ट नहीं होते।
जो केवल ऑनलाइन डिपेंडेंट हो। डेटा में आपको बताया ना 1000 बच्चे आ चुके हैं। अब रीज़न सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। जितने भी कंट्रीज बैन कर रही हैं ऑनलाइन, वो रीज़न सुनिए। लर्निंग का 12th तक या प्रिपरेशन तक आईटी और नीट की जो एज है बच्चों का, और रियली में बच्चों को चाहिए आई कांटेक्ट, बच्चों को चाहिए डिबेट डिस्कशन, बच्चों को चाहिए काउंटर क्वेश्चन, बच्चों का इंडिविजुअल डाउट्स। ये मेजर फैक्टर है सीखने का, कंपटीशन चाहिए, और ये ऑनलाइन में संभव नहीं है। जैसे हर बच्चों की अपनी जर्नी होती है, तो यहाँ पे बच्चे आके इंडिविजुअली बता पाते हैं कि सर मेरा फिजिक्स में ये कमज़ोर है, क्या करूँ। ऑनलाइन में किससे बात करेगा बताइए। एक ऑनलाइन में एक और बड़ा चीज़ पता है, हम लोग आफ्टर ऑल हम लोग सोशल हैं। बच्चे जो ग्रुप में रहते हैं ना ऑफलाइन क्लास में, उनकी एक दोस्ती होती है और ग्रुप ही पूरा सिलेक्ट होता है। तो जो डिबेट डिस्कशन होता है ना, तुम्हारा क्या मेरा क्या, तुम कितना बनाया मैं कितना बनाया, ये ऑनलाइन में संभव नहीं है। क्योंकि एक वर्चुअल वर्ल्ड, जो वर्ड दिए थे आप, एक वर्चुअल वर्ल्ड में आपको जीना है। घर में बैठे हुए हैं, सामने स्क्रीन चल रहा है। कई बच्चे आके एडमिट किए हैं, यहाँ पर किए हैं कि ऐसे मैं बोला कि सर ऑनलाइन वाले सर बहुत अच्छे थे। मैं कहा, मैं कभी बोला कि ऑनलाइन वाले खराब सर थे? मैं कहा तुम्हारा परसेंटेज बताओ, तो कहा 72%। मैं कहा तुम्हारे सर अच्छे थे तो तुम्हारा परसेंटेज क्यों नहीं आया? तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ सर खराब थे, तुम्हारे लर्निंग का तरीका सही नहीं था। क्यों? तो मैं कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या दिक्कत आई होगी, तुम्हें डिसिप्लिन की प्रॉब्लम आई होगी। तो कह रहे हाँ सर, एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे। डिसिप्लिन उनका कंटिन्यू नहीं होगा, इंटरेक्शन ये अपने दोस्तों से कंटिन्यू नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, डिबेट डिस्कशन नहीं है। और मैं बता दूं, साइंस बिना काउंटर क्वेश्चन से और डिस्कशन के बिना सीखा ही नहीं जा सकता, असंभव बता रहा हूँ मैं। जिस एरिया में बनारस में हम बैठे हुए हैं, एक तरह से हब माना जाता है एजुकेशन का और कोचिंग का। L1 भी उनमें से एक है। अगर कोई बच्चा इंक्वायरी करने आता है और L1 में एडमिशन लेने का मन बनाता है, तो L1 का ऐसा क्या अप्रोच है कि वो L1 को चुने? मैं बताता हूँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये थोड़ा इंडिविजुअल मेरे स्पेस का क्वेश्चन था मेरे लिए। देखिए, जितने भी इंक्वायरीज आती है ना, पहले तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जितने भी कारपोरेट कल्चर वाले कोचिंग हैं, कई हैं, नाम लेना ज़रूरी नहीं है, सब समझ रहे हैं मेरी बात से, आप भी समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि जितने भी ब्रांच है, कोटा ब्रांच, दिल्ली ब्रांच, जयपुर, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद, बनारस, यहाँ वहाँ सब जगह, सीकर, चंडीगढ़, ये जो बड़े नाम वाले कुल सेंटर वाले हैं, उनके यहाँ एडमिशन किसी को नहीं लेना चाहिए। ये सब फ्रॉड हैं। मैं बताता हूँ क्यों फ्रॉड हैं। ये बनारस का रिजल्ट बनारस में नहीं दे रहे हैं, ये पूरा पैन इंडिया का दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा बच्चा यदि जाएगा आपके यहाँ, तो आपके टीचर से पढ़ेगा, तो यहाँ वाला जो टीचर रिजल्ट दिया वो बताओ ना, यहाँ पर पेपर में ऐड दो कि बनारस का ये रिजल्ट है, आप नहीं दे रहे हो। तो मैं पहले तो बोलूँगा कि जेईई मेन फेज 1 जनवरी वाला जो रिजल्ट आया था, उसमें केवल 3 कोचिंग ने, इनका नाम लूंगा क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा। L1 ने दिया था, JRS ने दिया था और कैटजी ने दिया था। तो मैं लोगों से बोलूँगा कि इन तीनों कोचिंग के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, सब फ्रॉड हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग रिजल्ट खरीदते हैं, टेस्ट सीरीज वाला दिखाते हैं, ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन दिखाते हैं, और कभी भी बनारस का रिजल्ट नहीं देते। क्योंकि पेपर में देंगे तो ऑथेंटिक माना जाएगा, डॉक्यूमेंटेड माना जाएगा, FIR हो जाएगा। आप अपने रूम में कितना भी फोटो लगा दीजिए, मेरा ही फोटो लगा के सेलेक्टेड दिखा दीजिए, मैं क्या पता किसी को। तो एक तो ये है, 3 कोचिंग का नाम लिया मैं। अब इसमें हमारा स्पेशल क्या है वो बता देता हूँ। मैं बच्चों से एज बीइंग डायरेक्टर मिलता हूँ ना, उनको गाइड करता हूँ। डायरेक्टर नहीं मिल रहे हैं कोचिंगों में, बच्चों की इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स हैं, डील नहीं हो रही है। हम लोग क्वालिफाइड हैं, बहुत कम कोचिंग में क्वालिफाइड टीचर्स हैं। हमने जो रिजल्ट दिया है वो बहुत अमेजिंग है। अभी तक बनारस में रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। दीपक साहू का नीट में 715 मार्क्स था आउट ऑफ 720। ऑल इंडिया जनरल 5th रैंक था और ओबीसी में पूरे देश में 1st रैंक था। अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अरे दीपक साहू को छोड़िए, कृष्णांशु का ब्रेक नहीं हुआ है।
750 705 मार्क्स, वो ब्रेक नहीं हुआ है। फिजिक्स में आप बिलीव करेंगे, कृष्णांशु का फिजिक्स में 180 में 180 था। नीट में कहाँ आता है किसी का? पूरे मार्क्स अभी भी किसी का नहीं आया यहाँ पर बनारस में। आकाश राणा का जेई मेन में जिस समय 360 हुआ करता, 340 मार्क्स था। ऑल इंडिया जनरल 35 रैंक था उसका। अब इमेजिन करिए, अभी तक आकाश राणा का भी ब्रेक नहीं हुआ है। ये जो रिजल्ट्स हमने ओवर द टाइम दिया है ना। अच्छा, एक और क्लू, एक रीज़न दे देता हूँ L1 के बेस्ट होने का। अभी तो CBSE बोर्ड का 12th का रिजल्ट नहीं आया है। 25 का CBSE बोर्ड का बनारस का सिटी टॉपर हमारा बच्चा था। 97.8% शिवांश तिवारी। भाई सारे कोचिंग में बच्चे पढ़ ही रहे थे और ऐसा नहीं था कि टॉपर हमारे यहाँ था, हमसे भी ज़्यादा अच्छे बच्चे दूसरे के यहाँ हैं, लेकिन टॉपर तो हमने दिया। और साथ में नीट का भी सिटी टॉपर था शिवांश तिवारी। 97.8% CBSE बोर्ड का 12th का टॉपर तो था ही बनारस का, वो नीट का भी सिटी टॉपर था जनरल कैटेगरी का, 112 रैंक, ऑल इंडिया रैंक। ये रिजल्ट बताते हैं कि हम लोग बच्चों का कैसे केयर करते हैं। और साथ में आपको ये भी दिखा दूं, ये देखिए एक बुक लिखा हूँ मैं, फिजिक्स फॉर ऑल। ये फिजिक्स फॉर ऑल इंग्लिश में लिखा हूँ क्योंकि हमारी, आपकी और इस बेल्ट की, हम लोग का मदर लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या है, हिंदी या भोजपुरी? इंग्लिश तो है नहीं, लेकिन बच्चों को पढ़ना है इंग्लिश में। तो ये जो बुक में दिखाया ना आपको, ये मैं इंग्लिश में लिखा हूँ। ये पूरे इंडिया में पहला एक्सपेरिमेंट था जो बायलिंगुअल है और इतनी पॉपुलर हुई है कि नॉर्थ इंडिया में अभी हज़ारों कॉपी नॉर्थ ईस्ट में गई है। इस पढ़ के बच्चे रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। ये जो सिलेक्शन जो बता रहा था ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिलेक्शन, सब इसी बुक को पढ़ के किए हैं। और एक और जो लोगों का ड्रीम होता है वो बता दूं, एक मेरी बुक आ रही है 15 दिन बाद, फिजिक्स फॉर जीनियस। इस बुक का नाम है फिजिक्स फॉर ऑल, और जो मेरी बुक आ रही है फिजिक्स फॉर जीनियस। जो बच्चा फिजिक्स फॉर जीनियस बना लिया वो जाएगा IIT बॉम्बे, तय है। इस तरह की बुक आ रही है मेरी। चलते चलते एक आखिरी संदेश मैं चाहूँगा कि जो दर्शक यानी जो पेरेंट्स और बच्चे हमें सुन रहे हैं, उनके लिए एक आखिरी संदेश आपका क्या होगा? देखिए, मैं आखिरी संदेश में यही कहूँगा पेरेंट्स को और बच्चों को कि हमें पीयर प्रेशर और पेरेंटल प्रेशर नहीं लेना है, और ना ही हमें ये भी ध्यान रखना है बस ये कि भाई हमको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो हम धोनी बनेंगे, फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो रोनाल्डो और मेसी बनेंगे, या फिर DM बनेंगे, या फिर कुछ भी। जो मैं बातचीत के दौरान बताया था कि आपके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, लाइक्स डिसलाइक्स होंगे, लेकिन आपको एक टाइम में, एक वक्त में हेल्दी डाइट लेते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, हेल्दी बॉडी रखते हुए आपको एक मंजिल बनाना होता है, एकेडमिक गोल बनाना होता है, उसे फॉलो करना होता है। और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि साइंस की ही बात हो रही थी आज और मैं उसी को पढ़ाता भी हूँ, तो आप 10th पास कर रहे हो, 12th पास कर रहे हो, तो एक गोल बनाओ और उसको फॉलो करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि आप क्रिकेटर बनना चाहो, क्योंकि यहाँ पे स्कोप नहीं है पे स्पोर्ट्स में। तो ऐसे रैंडम सिलेक्शन नहीं लेना है, कुछ एम बनाकर आप ये समझने की कोशिश करो कि प्रोबेबिलिटी बेस कौन सी अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो। जैसे लाखों इंजीनियर बन रहे हैं तो उसमें चांस ज़्यादा है, लेकिन क्रिकेट की टीम 10, 15, 20 की रहती है, स्टेट का कुल मिला के 100 होंगे, तो 100 में आपका कोई चांस नहीं। तो इस तरह का पैशन फॉलो नहीं करना है कि बहुत सारे लोग इस तरह का पैशन फॉलो करके बर्बाद हो गए, तो वैसा नहीं करना है। एक एम बनाइए और उस रास्ते पे चलना शुरू करिए। मोबाइल कम यूज़ करिए, डिजिटली डिटॉक्स करिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए, टीचर्स के बताए रास्ते पे चलिए, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी, ये तय है। और मंजिल मेरा कहने का मतलब है, मंजिल अब ये नहीं करो जो एम बना है, मंजिल का मतलब है कि आपकी लाइफ अच्छी होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा और अच्छा ज़रूर कर लेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको भी अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जिस भी माध्यम पर आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साझा करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।